Dear friends, today we will do the chapter 4 exchange rates and its economic effect under the unit International Trade Macroeconomics for CA Foundation. Let's start. सबसे पहले इस चैप्टर में एक सिंपल सी चीज हमें बताई गई है, व्हाट इज एन एक्सचेंज रेट। अगर मैं सिंपल एक्सचेंज रेट को बोलूं, इट इज अ रेट इन विच करेंसी ऑफ one country is converted into currency of other country। सिंपल डेफिनेशन है, समझ में भी आ गई है आपको, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट रिजाइम। एक्सचेंज रेट रिजाइम का मतलब हाउ वी डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ईआर, मीन्स हम अगर बात करते हैं एक यूएसडी डॉलर आईएनआर 80 के बराबर है अगर, तो ये जो 80 का रेट आया है ये किस तरह से डिटरमाइन होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, दे आर टू मेजर टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रिजाइम at the extreme end. One is called the floating exchange rate and other is called fixed exchange rate. Under floating exchange rate is determined by the demand and supply of the foreign currency. Demand and supply of the foreign currencies. And fixed rate regime is determined by the government. तो यहाँ पे हम उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के दो नाम आ रहे हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहाँ पे एक लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड करेंसी मार्केट is same as typical relationship between institutions and stock market. In other words, in a floating exchange rate, government and central bank do not participate in market in foreign currency market. It only establish the rules and regulation for proper operation of the foreign currency market. जैसे यहाँ पे लिखा है स्टॉक मार्केट, आज स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट, सेंट्रल बैंक डू नॉट पार्टिसिपेट, इट हैज ओनली सेट अप द फ्रेमवर्क विद इन विच स्टॉक मार्केट कैन ऑपरेट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, a free floating system has advantage of being self-regulating. Market forces restrain the large swing in demand and supply. यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं, कॉमोडिटी की, नॉट फॉरेन करेंसी की। ये कैसे, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी एक्सचेंज रेट आ रहा है $1 इक्वल्स टू 80। यूएसए में कोई कॉमोडिटी है, उस कॉमोडिटी का नाम से एक्स है। इन इंडिया देर इज अ लार्ज डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स। नाउ व्हाट विल हैपन, टू बाय दिस कॉमोडिटी इंडियंस रिक्वायर्ड डॉलर्स। अब वो जब डॉलर्स की डिमांड करेंगे, व्हाट विल हैपन, एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डॉलर को आप एक कॉमोडिटी समझ लो। अभी कॉमोडिटी नहीं बोलता, कंफ्यूजन होगी। डॉलर एक करेंसी है। अब जब डॉलर की डिमांड बढ़ी, हम अभी आगे नीचे पढ़ेंगे, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो डॉलर अभी जो 80 रुपीज का था, इट विल इंक्रीज टू से 85। तो उससे क्या होगा, जब इंडिया में एक्स कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ी, तो फॉर टू बाय दैट कॉमोडिटी इंडियंस रिक्वायर डॉलर। और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो से क्या होगा, डॉलर एप्रिशिएट हो गया, और डॉलर एप्रिशिएट होके से कितना हो गया, रुपी 85।
नाउ व्हाट विल हैपन, अभी तक जो कॉमोडिटी इंडियंस को 80 रुपीज की पड़ रही थी, नाउ इट विल कॉस्ट 85 रुपीज। इसका मतलब नाउ द कॉमोडिटी बिकम कॉस्टलियर फॉर द इंडियंस। एज अ रिजल्ट, गो इफ यू गो बाय द लॉ ऑफ डिमांड, मेरी चीज की प्राइस बढ़ गई है, तो देयर विल बी फॉल इन अ डिमांड ऑफ कॉमोडिटी एक्स। हम ऊपर यही बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस किसकी, मार्केट फोर्सेस हम बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की बात कर रहे हैं फॉरेन करेंसी की, और डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं कमोडिटी की। तो मार्केट फोर्सेस ऑफ फॉरेन करेंसी रेस्ट्रेन लार्ज स्विंग इन डिमांड एंड सप्लाई, एंड दिस इज सेल्फ रेगुलेटिंग। ये जो पैरा है पूरे का पूरा, ये पैरा बेसिकली ये एग्जाम्पल को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दोबारा रिकॉल कराता हूँ, क्या बोला, अभी डॉलर का रेट है 80 रुपीज, यूएसए में कमोडिटी एक्स, all of sudden there is a large demand for that X commodity in India. Now India will need dollars to buy that commodity. By virtue of increased demand for the dollar price will appreciate, domestic currency will depreciate. As a result thereof, किसे हम मानते हैं कि डॉलर एप्रिशिएट होकर 85 हो गया, तो अभी तक जो कमोडिटी इंडियंस को 80 रुपीज की कॉस्ट आ रही थी, नाउ इट विल कॉस्ट 85 रुपीज। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स विल ग्रेजुअली फॉल डाउन। ये हमारा फ्री फ्लोटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा। मैनेज फ्लोट सिस्टम, ये भी आपने 12th पढ़ा है। इसमें क्या आता है, एक्सचेंज रेट्स आर फ्री टू फ्लोट बट गवर्नमेंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस देयर वैल्यू। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो पार्टिसिपेशन था, ये फ्लोटिंग ये फ्री फ्लोटिंग सिस्टम में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं था, बट मैनेज फ्लोटिंग में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक participate in a foreign exchange market. The objective of the managed floating system is to prevent sudden large swing in the value of the nation currency, because the fluctuation in a home currency, domestic currency affect the economy in various way, वो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी आपने पढ़ा है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्री इज सेट बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब द मेन एडवांटेज ऑफ फिक्स रेट रेजाइम क्या हो रहा है, फिक्स एक्सचेंज रेट अवॉइड्स करेंसी फ्लक्चुएशन, eliminate exchange risk and transaction costs, and thus profits are not affected by the exchange rate fluctuations। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक्सपोर्ट करा, हम लोगों ने जब एक्सपोर्ट करा उस वक्त डॉलर का रेट था से 80 रुपीज। अब हमको यहाँ पे $10,000 का एक्सपोर्ट करा, हमने से एक्सपोर्ट करा 1423 को, और हमको एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट हमको पैसा आना था 30/6/23 को। अब इस दिन व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन डॉलर डेप्रीशिएट हो गया और रुपी एप्रीशिएट हो गया। अब जो इंडिया एक्सपोर्टर को पहले 8 लाख रुपए मिलने थे, अब वो कितने मिलेंगे, 7.8 lakhs। Just because of the currency fluctuation, the profit of exporter is get impacted। बट अगर ये फिक्स रेट रिजाइम है, फिक्स रेट रिजाइम में हम मान के चलते हैं डॉलर का रेट अभी 80 था, 30/6 को भी डॉलर का रेट 80 रुपीज रहता है, तो व्हाट विल हैपन, exporter will get 8 lakh rupees, and thus because of the fixed rate regime the profits are not affected by the exchange rate fluctuation। Fixed exchange rate enhance international trade because of the prevention of the fall in our profits due to the exchange rate fluctuation, and fixed rate regime promotes the investment, because अगर आपका प्रॉफिट स्टेडीली है फ्रॉम द एक्सपोर्ट तो यू विल मेक इन्वेस्टमेंट। तो ये एक मेजर एडवांटेज है फिक्स रेट रिजीम का। ये तो एक जर्नल आ रहे, बाकी के बाकी यहाँ सारे ठीक है, इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे क्लियर हो जाएगा। अब फिक्स रेट रिजीम का जो मेजर डिसएडवांटेज है, व्हाट इज दैट थिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड में और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू प्रिवेंट द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो ये एक मेजर यहाँ पे डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के एडवांटेज क्या है। इसमें एक है देयर इज अ नो ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी टू इंटरवीन इन द करेंसी मार्केट। द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ योर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक लाइन पढ़ते हैं, दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। In fixed rate brings more currency, monetary stability, credibility, but it lacks flexibility. फिक्स रेट एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो जो इन्वेस्टर है इट इन्वेस्ट मोर अमाउंट ऑफ मनी इन द बिजनेस, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से और मनी मल्टीप्लायर से करेंसी ज़्यादा जनरेट होती है, और मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी आती है बिकॉज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अफेक्ट्स इकोनॉमी इन अ वेरियस वे, अभी हम पढ़ेंगे, बट इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज यहाँ पे जब गवर्नमेंट जो फिक्स कर रही है वो गवर्नमेंट अपनी क्या कहते हैं कुछ पॉलिसी में बेसिस पे कर रही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। बट फ्लोटिंग रेट हैज़ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन। तो हम यहाँ पे अगर एमसीक्यू बन सकता है तो यही, फिक्स रेट ब्रिंग मोर करेंसी बट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हैज़ अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी बट लेस स्टेबिलिटी। ये आप लोगों ने कर लिया, इस पे मैं ज़्यादा डेलीब्रेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोर और लेस आपने 12th में करा हुआ है। जो नया यहाँ पे टॉपिक ऐड हो रहा है, लेट्स डेलीब्रेट दैट, नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट। ये समझाता हूँ। नॉमिनल एक्सचेंज रेट refers to the rate at which person can trade the currency of one country for currency of another country। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं एक यूएसडी डॉलर इज इक्वल टू INR 80 रुपीज। इसका मतलब आप $1 अगर आपको चाहिए तो आपको इंडिया में 80 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर आपके पास 80 रुपीज है तो यू कैन गेट $1। हम ये कहना चाह रहे हैं, मीन्स नॉमिनल एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट at which person can trade the currency of one country for currency of another country, means it's as good as the normal exchange rate जो अभी तक हम ऊपर पढ़ते आए। नया कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या आ रहा है, रियल एक्सचेंज रेट। इट डिस्क्राइब हाउ मेनी of goods or services in a one country can be traded for one of similar goods or service in a foreign country। ये कैसे डिटरमाइन करती है, यहाँ पे हमको फॉर्मूला दे रखा है और इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या हो रहा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन करेंसी। लेट्स वे दी अदर वे, इन अ सेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं $1 जो आ रहा है वो 80 रुपीज का आ रहा है। से एक बर्गर यूएस में आ रहा है $1 का और इंडिया में वो बर्गर की कॉस्ट आ रही है 160 रुपीज। अब हमको निकालना है रियल एक्सचेंज रेट। अब हम अगर यूएस के कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहे हैं तो हमने लिखा $1 पहले इक्वल्स टू ₹80। अब हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहे हैं तो यूएस के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन करेंसी फॉरेन प्राइस हो गया, तो नीचे बर्गर का रेट कितना आ गया, ₹160, और जो डोमेस्टिक यूएस डॉलर्स में कितना आ गया, ₹1। अब आप देखेंगे यहाँ से रुपीज से रुपी कट गया, ये कितना आ गया, 0.5, डॉलर से डॉलर का साइन कट गया, तो इसका मतलब रियल एक्सचेंज रेट क्या बोलता है, 1 इक्वल्स टू 0.5। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आई कि एक बर्गर जो यूएसए में एक बर्गर है उसके बदले इंडिया में हमें आधा बर्गर ही मिल पाएगा बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। हाउ मेनी गुड्स ऑफ हाउ मेनी ऑफ गुड्स, हम यहाँ पे लेते हैं हाउ मेनी ऑफ अ बर्गर इन अ यूएसए can be traded
for one for a burger in a India. दोबारा रीड करता हूँ. इट डिस्क्राइब how many burger in a USA can be traded for burger in India. तो यहाँ पे जो रियल एक्सचेंज रेट इस एग्जांपल में निकल के आया है वो क्या निकल के आया है कि यूएसए में एक बर्गर है, तो अगर हमें उस बर्गर के अगेंस्ट इंडिया में बर्गर चाहिए तो इंडिया में हमें इस एग्जांपल में 0.5 बर्गर ही मिल पाएंगे. एंड इट्स कॉल्ड रियल एक्सचेंज रेट. तो फॉर्मूला आपको क्लियर है, क्योंकि इसके बेसिस पे देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यूमेरिकल एमसीक्यू. तो रियल आपको याद कैसे करना है, देखिए आप यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट लिख रहे हैं. जैसे आपने यहाँ पे लिखा $1 इक्वल्स टू ₹80. अब आपको नीचे रुपीज में ही कुछ डाटा चाहिए सो दैट रुपीज से रुपी कट जाएगा. तो हमने यहाँ पे नीचे कितना लिखा 160 और ऊपर क्या लिखा $1, तो डॉलर से डॉलर कट गया. तो रियल एक्सचेंज रेट में कुछ भी करेंसी नहीं आती है. इट ओनली डिस्क्राइब दिस पार्ट गुड्स कि एक गुड्स दूसरे गुड्स की कंट्री में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक चीज और आ रही है, रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स. ये हम कब यूज करेंगे, यहाँ तो हमने समझने के लिए बर्गर का एग्जाम्पल लिया था. बट अगर हमें रियल एक्सचेंज रेट निकालना है फॉर बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंगल प्राइस वी यूज द प्राइस इंडेक्स. बिकॉज प्राइस इंडेक्स अगर हम सिंपल बात बोले, व्हाट इज अ प्राइस इंडेक्स? प्राइस इंडेक्स इज द एवरेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कवर इन दैट बास्केट. तो थीम वही है कि ऊपर डोमेस्टिक प्राइस आएगा, नीचे फॉरेन प्राइस आएगा. बट यहाँ पे बिकॉज बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो हम लोगों ने नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स. तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, व्हाट इज द रियल एक्सचेंज रेट एंड व्हाट इज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अगर हम यहाँ पे बात करें स्टॉक मार्केट, उसमें क्या होता है, द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट इन अ स्टॉक मार्केट. फॉरेन मार्केट को हम एक शॉर्ट में वर्ड भी बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्स. फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेनली आर द कमर्शियल बैंक्स. यहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या करता है, बेसिकली एक्ट लाइक अ ब्रोकर इन द सेंस एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो एक्सपोर्टर से फॉरेन करेंसी लेता है और आगे इंपोर्टर को दे देता है, बस्ती आरबीआई को दे देता है अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करें. बट इन रियलिटी कमर्शियल बैंक ऑल्सो परफॉर्म trading operations in their own interest. Means commercial bank instead of acting as only the broker, they also participate, means वो trading करती है खुद अपने behalf पे foreign currency buy और sell करती है. And for this reason commercial banks and other brokerage house are called market makers, because by virtue of their action the price formation process gets affected. मतलब दे इन्फ्लुएंस द प्राइस फॉर्मेशन प्रोसेस. एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक इंपोर्टर को अगर आज की डेट में फॉरेन करेंसी चाहिए, व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू द बैंक एंड विल गेट द फॉरेन करेंसी. मीन्स ही इज नॉट इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस. Thus passive players cannot set their own quotation and make trade at the quotation offered by the active market player. On the other hand banks क्या करते हैं, अगर banks खुद ट्रेड कर रहे हैं तो what they will do, they will give their own sell and buy rate and accordingly they can do the trading in the foreign currency. And that's why they are called market makers, because उनके एक्शन से फॉरेन करेंसी का रेट, एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है. बट पैसिव प्लेयर्स से एक्सचेंज रेट इंपैक्ट नहीं होता है. Now in a foreign exchange market there are two types of transaction, current transactions और future transactions. एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल से टुडे इज 23 मई 24. अभी जो डॉलर का रेट आ रहा है, इस एग्जाम्पल लेते हैं, 82 रुपीज आ रहा है INR. अब मेरे पास $10,000 है
तो करंट ट्रांजेक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं $10,000 को एक्सचेंज करूंगा एंड आई विल गेट 82 रुपी पर डॉलर। इन अदर वर्ड्स आई विल गेट 8,20,000। इट मीन्स करंट ट्रांजेक्शन में हम प्रिवेलेंट रेट पे ही फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं एंड देयर इज अ इमीडिएट डिलीवरी। और जो करंट ट्रांजेक्शन करते हैं उसके मार्केट को हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट, और वो एक्सचेंज रेट को बोला जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो करंट ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट इन अ स्पॉट मार्केट एंड एक्सचेंज इन्वॉल्व्स इमीडिएट डिलीवरी। मीन्स आज अगर डॉलर का रेट 82 रुपीज़ है और आई नीड INR इंडियन रुपीज अगेंस्ट $10,000, तो आज मुझे 82 रुपीज़ $10,000 के अगेंस्ट 820 इमीडिएट मिल जाएंगे। तो दिस इज द करंट ट्रांजेक्शन एंड 82 रुपीज इज अ स्पॉट एक्सचेंज रेट। अब हम आते हैं व्हाट्स अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन, ये समझाता हूँ। अब टुडे इज से 23/5/24, आई हैव सोल्ड गुड्स, आई हैव एक्सपोर्टेड गुड्स, और मुझे $10,000 के मिलने की उम्मीद है ऑन 30th June 24। मैं इस दिन एक फ्यूचर ट्रांजेक्शन करूंगा। उस फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स में मैं क्या बोलूंगा कि आई विल सेल $10,000 एट व्हाट रेट। मैं आज इस फ्यूचर ट्रांजेक्शन का रेट फिक्स कर लूंगा। से मैंने बोला कि आज का जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन का रेट है 83। इट मीन्स फ्यूचर ट्रांजेक्शन में द डिलीवरी विल टेक प्लेस इन अ फ्यूचर and future rate is decided presently, which is different from the spot rate। यहाँ पे स्पॉट रेट कितना आ रहा है 82। मीन्स इस स्पॉट रेट के बेसिस पे हम लोग अभी डॉलर को करेंसी में, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वाइस वर्सा। एंड इन अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन द रेट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। इस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल द डिलीवरी विल टेक प्लेस इन अ फ्यूचर, बट उस फ्यूचर में किस रेट पे डिलीवरी होगी वो रेट हम आज डिसाइड कर लेते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीड टू बाय और सेल करेंसी फॉर फ्यूचर डिलीवरी विच आर कैरिड आउट इन अ फ्यूचर मार्केट। और जो आज रेट हमने फ्यूचर डिलीवरी के लिए सेट करा है दैट्स कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो एक बार दोबारा रिकॉल कराता हूँ, स्पॉट एक्सचेंज रेट जो प्रेजेंटली प्रिवेल कर रहा है मार्केट में और जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, और उसको हम बोल रहे हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट, और उस मार्केट को बोल रहे हैं हम स्पॉट मार्केट। फ्यूचर ट्रांजेक्शन में डिलीवरी फ्यूचर में होगी, रेट हम आज डिसाइड कर रहे हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पॉट रेट, और जो फ्यूचर में जिस रेट पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो ये होप आपको क्लियर हो गया और व्हाट इज अ करंट ट्रांजेक्शन एंड व्हाट्स अ फ्यूचर ट्रांजेक्शन। अब एक चीज आ रही है फॉरवर्ड प्रीमियम। फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है, व्हेन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज मोर देन स्पॉट एक्सचेंज रेट। और फॉरवर्ड डिस्काउंट कब होगा, जब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज लोअर देन स्पॉट रेट। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और हमें डिटर्मिनेशन किस में कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम में, जो कि फिक्स में तो गवर्नमेंट करता है। अब मैं आपको ये सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉलर की डिमांड किस तरह से आती है, ये आप पढ़ेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ में आ जाएगा। अब डॉलर जो है इट्स अ जस्ट लाइक अ कॉमोडिटी। यहाँ पे हमने लिखी क्वांटिटी, डॉलर्स की क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने लिखा एक्सचेंज रेट। अगर आप इस डॉलर को एक तरह से कॉमोडिटी समझ लो यानी, और एक्सचेंज रेट को उस कॉमोडिटी का प्राइस समझ लो, तो जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के ग्राफ्स प्रिवेल करेंगे। इट मीन्स द डिमांड फॉर डॉलर्स विल बी दी डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि जितना प्राइस फॉल करेगा देयर विल बी मोर डिमांड फॉर दी डॉलर्स। मीन्स अगर आज एक्सचेंज रेट इंडियन यूएसडी डॉलर का 80 रुपीज से गिर के 60 हो जाए,
तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर डिमांड फॉर डॉलर्स एज द इंडियन सिटीजन कैन यूज द डॉलर फॉर इम्पोर्ट फॉर अब्रॉड ट्रेवल। और अगर हम यहाँ पे बात करें सप्लाई का, तो सप्लाई विल बी दी अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे जो ग्राफ हो रहा है उसमें एक्स एक्सिस पे तो आ रहा है आपकी क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट। अब जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन हुआ वो एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, मान लेते 80 रुपीज फिक्स हो गया। तो दिस इज द हाउ द exchange rate under flexible exchange rate regime is determined by the forces of the demand and supply for a foreign exchange। अब आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा है कि अगर डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होगी तो देयर विल बी दी राइटवर्ड शिफ्ट इन अ कर्व, और डिमांड और सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन अ कर्व। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। थोड़े से मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मेरे को जगह थोड़ी सी मिल जाए। अब हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई फॉर एनी रीजन। तो ये हमने बनाया, इधर हमने लिखे डॉलर की क्वांटिटी, इधर हमने लिखा एक्सचेंज रेट। ये मेरा डिमांड कर्व और ये मेरा क्या हो गया, सप्लाई कर्व। अब डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई तो देर अभी हमारा एक्सचेंज रेट कितना आ रहा है, से 80 रुपीज। अब डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द राइटवर्ड शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व। एज अ रिजल्ट देयर ऑफ द एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज से 82। मीन्स अगर इंडिया में डॉलर्स की डिमांड बढ़ी तो व्हाट विल हैपन, द इंडियन करेंसी विल डेप्रिशिएट। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा नीचे। और तो मीन्स एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अभी तक जो डॉलर 80 रुपीज का आ रहा था, अब वो डॉलर एप्रिशिएट होके कितने का हो गया, 82 रुपीज का हो गया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अ डिमांड फॉर डॉलर्स। अगर हम उल्टा चलते, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया एंड फॉर दैट रीजन जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई। तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन अ सप्लाई कर। तो अगर डॉलर्स की सप्लाई कर इंडिया में इंक्रीज हो गई तो देयर विल बी फॉल इन एक्सचेंज रेट, कितना हो गया, 78। हेंस तो चीज निकल के क्या आती है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपकी क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, सप्लाई रिमेन कांस्टेंट तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट होगी। डेप्रीशिएट का मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक डॉलर पहले 80 रुपीज का आ रहा था, अब वही डॉलर 82 रुपीज। पहले 80 रुपीज कैन कमांड $1, नाउ 80 rupees because of increase this new exchange rate, 80 rupees cannot command $1, 82 rupees will command $1। तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल हो गई। तो अगर डिमांड डॉलर्स की बढ़ेगी, सप्लाई कांस्टेंट है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी। और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होगी। So this is the how exchange rate is being determined under flexible rate regime through forces of demand and supply। ये सब वही है ऊपर तो जो आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे होम करेंसी डेप्रिसिएशन मीन्स डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट, देर इज अ इंक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। डॉलर का रेट पहले आ रहा था 80 रुपीज, अब डॉलर का रेट कितना हो गया, से 85 रुपीज। देर इज अ इंक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, तो दिस इज कॉल्ड अ डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट हो रही है, इट मींस फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। तो ये जो चीज आ रही है ये प्लीज आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ऊपर नीचे मॉड्यूल में एमसीक्यू भी और एग्जाम में भी एमसीक्यू आ सकता है। होम करेंसी डेप्रीशिएट कब हो रही है, इंक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी। ये आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना प्लीज।
कि इंक्रीज इन होम करेंसी प्राइस। तो बस ये जो मैंने बोल्ड करा है इसको ध्यान करना। तो ऑब्वियसली ये जो चीज लिखी है आप इसको लॉजिकली एग्जाम में उल्टा समझ सकते हो। तो एक ही चीज ध्यान रखेंगे, होम करेंसी डेप्रिशिएट कब हो रही है? इंक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। होम करेंसी एप्रिशिएट कब हो रही है? डिक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मीन्स $1 अभी 80 रुपीज का था, तो $1 घट के अगर 75 का हो गया, दिस विल कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और होम करेंसी। तो होम करेंसी एप्रिसिएशन कब हो रही है? डिक्रीज इन होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। तो प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर एमसीक्यू आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये सब ग्राफ मैंने आपको ऊपर समझाई दिए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कहां पे आता है? फिक्स रेट रिजीम में। और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कहां पे आता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रिजीम में। तो devaluation is a deliberate downward adjustment and revaluation is the opposite of a revaluation। और ये चीज भी आपने 12th में कवर कर रखी है। अब बॉस मेजर चीज आती है इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमी। This is an essential for a commerce student or other professional, and this is also important from this examination perspective। आइए मैं समझाता हूँ। अगर जब भी करेंसी का होम करेंसी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे और जो इंपोर्ट्स है वो डिक्रीज होंगे। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हम डॉलर का रेट ले रहे हैं से 80 रुपीज। हम एक कॉमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं जिसका प्राइस अभी हमारा कितना है? 160। इसका मतलब फॉर फॉरनर इट विल कॉस्ट $2, तो उसको ये अभी $2 की पड़ रही है। सपोज इंडियन करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, तो वन करेंसी $1 नाउ बिकम इक्वल टू इमेजिनरी सिचुएशन में 160 हो गए। अब हमारी जो कॉमोडिटी का जो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कॉमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस अभी भी 160 है। अब डॉलर का रेट कितना हो गया? 160। इसका मतलब अब फॉरनर को ये जो कॉमोडिटी है वो कितने की पड़ेगी? ₹1, $1 की। इसका मतलब फॉरनर के लिए जो चीज पहले $2 की आ रही थी, अब वो कितनी हो गई? $1 के लिए। इट मीन्स ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, for foreigners, Indian goods become cheaper, and as a result thereof, the foreigner will import more goods from the India और इंडिया का एक्सपोर्ट अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। तो जब भी करेंसी की होम करेंसी डेप्रीशिएट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एंड वाइसा वर्सा इंपोर्ट कम होगा। तो ये हमने को ध्यान रखना है कि होम करेंसी डेप्रीशिएट होने से एक्सपोर्ट मेरा इंक्रीज हो रहा है और इंपोर्ट मेरा डिक्रीज हो रहा है। एक्सचेंज रेट चेंज अफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब ये पॉइंट आपको समझाता हूँ, फिर ये पॉइंट समझाऊंगा। अभी हमने पढ़ा था कि जब होम करेंसी मेरी डेप्रीशिएट हो रही है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? जब हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो देयर विल बी दी मोर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मोर गुड्स विल बी प्रोड्यूस, और इंपोर्ट कम हो रहे हैं। तो टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, मोर गुड्स विल बी प्रोड्यूस। इसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ने से मोर मैन्युफैक्चरिंग,
इंपोर्ट कम होने से टू मीट डोमेस्टिक डिमांड more goods will be produced. Hence, what will happen? By virtue of the more production of the goods, there will be expansion in economy, means economy grow करेगी. The outcome of exchange rate depreciation is expansionary impact on the economy at aggregate level, or in a simple terms, depreciation will lead to increase in a national income. ये आप समझ लेना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। डेप्रीसिएशन इज लाइकली टू एड अप इन्फ्लेशन। क्यों? जब आपने इंपोर्ट कम हो गए तो देर विल बी मोर डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। तो हम यहां से पढ़ते हैं, इट्स कैसे, इन शॉर्ट रन डायरेक्टली थ्रू अफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कंज्यूमर गुड्स एंड ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। इसका मतलब देखिए, इंपोर्ट नहीं हो रहा तो बाहर से चीप गुड अवेलेबल नहीं है, तो देर इज अ मोर डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स, और जब डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो हेंस डेप्रीसिएशन इज लाइकली टू ऐड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो अगर हम अभी 3 पार्ट पढ़े, तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीसिएशन से नेशनल इनकम बढ़ेगी। Depreciation is likely to add consumer price inflation. Fourth point, the fiscal health of a country is likely to be affected due to depreciation. It depends upon the export earning and import. अगर आपका export is more than the import, so what will happen? The current account will have a surplus, or otherwise there will be deficit if the import is more than the export. तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्या कहते हैं करेंसी मूवमेंट। दोबारा से बताता हूं, अगर करेंसी देखिए डेप्रीशिएट हो रही है तो व्हाट विल हैपन? एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। तो इस सिचुएशन में देयर विल ऑलवेज बी करंट अकाउंट सरप्लस। बट अगर वाइसा वर्सा है, वाइसा वर्सा का मतलब क्या हो रहा है कि करेंसी इंडिया की एप्रिशिएट कर गई तो देयर कुड बी करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं, द फिस्कल हेल्थ ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स बाय द डेप्रिसिएशन ऑफ द दिस होम करेंसी। Depreciated domestic currency would increase the debt burden and lower the profit. Means that companies that have borrowed in a foreign exchange likely to have lower profits and more debt burden due to depreciation। समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डॉलर का रेट आ रहा है 80 रुपीज। एक कंपनी ने अभी $10,000 बोरो करे, आफ्टर अ ईयर उनको ये रीपे करने, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉलर का रेट कितना हो गया से 84 रुपीज। नाउ उनको अब ये डॉलर को जो रीपे करना है, दे हैव टू स्पेंड हाउ मच? 8,40,000। और जब उन्होंने लोन लिया था तो उनको इंडियन करेंसी में कितना पैसा मिला था? 8 लाख। अब उनको जो लोन रीपे करना पड़ रहा है, to repay their debt they have to spend 40,000 more, and this additional 40,000 is their expense, and hence the depreciation of domestic company is likely to lower the profit of a company that have borrowed in a foreign exchange. Countries with foreign currency denominated government debts, the depreciation will increase their debt burden. एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोबारा से डॉलर का रेट ये है, गवर्नमेंट ने बोरो करे से $10,000। अब उन्हें 1 साल के बाद इंटरेस्ट देना है, आफ्टर अ ईयर इंटरेस्ट देना है। उस वक्त डॉलर का रेट 80 रुपीज है, 10,000 बोरो करे। अब 1 साल के बाद डॉलर का रेट हो गया 85 से, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो उनको डॉलर्स में कितना इंटरेस्ट देना है? $1,000। But because of the depreciation, now they have to pay 85,000. They have to spend 85,000 rupees to get $1,000। और अगर ये डेप्रीसिएशन नहीं होता ये वाला, तो उनका एक्सपेंस कितना आता?
80,000 rupees. तो डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल इंक्रीज द इंटरेस्ट बर्डन। ये चाहे गवर्नमेंट ने लोन ले रखा हो या कंपनीज ने लोन ले रखा हो, तो यहाँ पे मतलब ऊपर मैंने जो समझाया था वो ये समझाया था, रीपेमेंट में भी नुकसान होगा और इंटरेस्ट पेमेंट में भी नुकसान होगा। और अगर कंट्री ने फॉरेन करेंसी बोरोइंग करी है तो उस केस में भी उनको इंटरेस्ट सर्विसिंग में भी नुकसान आएगा। Depreciating currency hits investor sentiments and impact the pattern of international capital flow। ये समझाता हूं मैं आपको। से $1 का रेट आ रहा है अभी 80 रुपीज। एक इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट करे फॉर एग्जाम्पल $1, तो उसने कितना इन्वेस्ट करा? 80 रुपीज। इस 80 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे उसे 8 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, तो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल के बाद कितनी हो गई? 88 रुपीज। मान लेते हैं एक साल के बाद डॉलर का रेट 88 रुपीज हो गया। अब वो 88 को अगर डॉलर में कन्वर्ट करेगा, व्हाट विल हैपन? ही विल गेट ओनली $1। उसने इन्वेस्ट कितने करे थे इन फॉरेन करेंसी? 1 रुपी। एंड हाउ मच फॉरेन करेंसी ही इज टेकिंग टू हिज फॉरेन कंट्री? $1। तो इसका मतलब जो डेप्रीसिएशन हुई डोमेस्टिक करेंसी की, इट इम्पैक्ट द इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, बिकॉज इंडियन करेंसी में तो उसने गेन करा है, बट इन टर्म्स ऑफ इट्स डॉलर करेंसी उसको कुछ भी गेन नहीं हुआ। तो अगर कंट्री में डेप्रीसिएशन इज टेकिंग प्लेस स्पीडली, तो इट hits the investor sentiments and impact on the pattern of international capital flow। और यहाँ पे भी वही लाइन लिखी है, similarly foreign direct investment flow are also likely to shrink and this will shoot up the capital account deficit। ये कॉन्सेप्ट आपने 12th में पढ़ा होगा, इसलिए इस पे ज़्यादा डेलीब्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग समराइज करें तो यहाँ पे करेंसी डेप्रीसिएशन से क्या हो रहा है? आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट फॉल हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, देयर कुड बी दी करंट अकाउंट सरप्लस। कंपनीज जिन्होंने फॉरेन करेंसी में बोरिंग करी है, दे विल लाइकली टू हैव लोअर प्रॉफिट। कंट्रीज दैट हैव बोरोड इन अ फॉरेन करेंसी लाइकली टू हैव अ मोर इंटरेस्ट बर्डन एंड द depreciating currency will impact the investors and there is likely to be the low inflow of capital flow। ये हम कहना चाह रहे हैं। अब नीचे हम कहना चाह रहे हैं एप्रिसिएशन। ये आप रीड करेंगे, मैंने बुलेट पॉइंट मार्क करे हुए, तो आप ये रीड करेंगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और रहता जस्ट डेप्रीशिएशन ऑफ द करेंसी जो है उसका अपोजिट है। तो इस पे मैं ज़्यादा डेलीब्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो होप आपको ये जो चैप्टर है पूरे का पूरा क्लियर हुआ होगा कि एक्सचेंज रेट से लेके एक्सचेंज रेट डेप्रीसिएशन या एक्सचेंज रेट की मूवमेंट से करेंसी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। थैंक यू।